मुझे हंसी आ रही है, हंसी रुक नहीं रही थी। दरअसल हम लोग एक खबर को लेकर बातचीत कर रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में नतीजे लगभग तय हो गए हैं कि जो बाइडन जो डेमोक्रेट हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। आज मीडिया को ट्रंप ने बुलवाया था। उसके बाद ट्रंप ने वो भाषण देना शुरू किया तो सारे मीडिया ने उनका भाषण लाइव कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं भारत में कभी ऐसा हो सकता है? इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दलित के साथ उसके घर में घुसकर या वो अकेला है तो गाली देना ये जाति सूचक शब्द नहीं है। मतलब जब सार्वजनिक स्थान पर अपमान होगा तो वो अपमान है, और अगर अकेले में 1-to-1 कन्वर्सेशन है तो अपमान नहीं होगा। ये उस सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है जिस सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के विशेषाधिकार हनन मामले पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो आप समझिए कि अगर आम आदमी पर कोई केस दर्ज होता है तो उसको कहा जाता है कि पहले लोअर कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। अर्नब गोस्वामी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बात होती है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। तो ये होता है सत्ता की ताकत। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या वो बीजेपी से हार गए हैं तेजस्वी से हारने से पहले? और आप कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार को किस तरह से बीजेपी ने फंसा दिया है चिराग पासवान के जरिए। तो ये भी खबर है। लगातार कास्ट एट्रोसिटी की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही है, बढ़ रही है, और वो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। लेकिन बिहार में लगातार, बिहार में नीतीश कुमार से भी ज़्यादा दोषी बीजेपी है, आप मत पर। लेकिन बिहार में किस तरह से एक ओबीसी को बदनाम कर दिया गया है नीतीश कुमार को, जबकि नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई, बिजली बनवाई। लेकिन जितने सवर्ण समाज के लोग हैं वो नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं। वो वोट दे रहे हैं बीजेपी को, या जहां नीतीश के खिलाफ चिराग लड़ रहे हैं वहाँ चिराग। मतलब किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि किसी भी तरह से कोई पिछड़ा जो है वो सीएम न बने। वो तेजस्वी को ही वोट नहीं दे रहे हैं और वो नीतीश को भी नहीं। लेकिन गनीमत ये है कि तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो तेजस्वी के साथ गोलबंद हैं और वो तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश तो सीएम बनने से रहें, बीजेपी उन्हें बनने नहीं देगी, और सवर्ण अगर बीजेपी को मौका दिया तो सवर्ण आ जाएंगे। और इस वजह से वो तमाम लोग, खासकर जो नीतीश की जाति के हैं, वो भी अब बीजेपी के बदले वोट करने लगे हैं तेजस्वी यादव को कि कम से कम कोई पिछड़ा सीएम होगा। और तेजस्वी का ऐसे ही क्रेज है और उनसे बहुत लोगों को उम्मीद है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अर्नब गोस्वामी को लेकर करते हैं। अर्नब गोस्वामी पर एक मामला था कि उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र के सीएम का अपमान करते हैं, रेतों की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया गया था महाराष्ट्र विधानसभा में। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पैनल है, उन्होंने रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है स्पीकर को कि आप जवाब दीजिए। तो वो एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। दूसरी सोचिए कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी के बारे में सोचिए कि वो किस तरह से पत्रकारिता करें और किस तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जबकि उन पर किसी आलोचना की वजह से पत्रकारिता करने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई। एक निजी आरोप है जिसमें सुसाइडल का मामला, इसलिए लोग लिख रहे हैं कि सुशांत सिंह केस में कोई सुसाइड लेटर नहीं था। उसके बाद भी रिया चक्रवर्ती को उन्होंने दोषी ठहराया, जबकि उस मामले में 2 साल पहले वाले मामले में लेटर था। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में देखिए, योगी पर केसेस थे, योगी सीएम बने, केस हटा लिया। चिन्मयानंद पर केस था, बीजेपी ने हटा दिया। क्या फडणवीस ने जानबूझकर अर्नब गोस्वामी पर से केस हटवाया था? ये भी एक बड़ा सवाल है, तो आपको समझना चाहिए। वहीं अब बारी आती है अमित शाह के। ट्रंप पर मैं आऊँगा, सबसे इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन लास्ट में सोचिए, अमित शाह लगातार आदिवासी के यहाँ खाना खा रहे हैं। अमित शाह को पता चल गया है बिहार में उनका कुछ नहीं होना है, हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने बिहार का दौरा नहीं किया, बिहार में उन्होंने दखल नहीं दिया। इससे तो साफ है कि बीजेपी भी नहीं आ रही, नीतीश भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो पश्चिम बंगाल में लग गए हैं। उस पश्चिम बंगाल में जहाँ 25-30 साल तक लेफ्ट की सरकार रही, 2 बार से ममता बनर्जी हैं, और वहाँ जितने अपर कास्ट के लोग हैं वो सब बीजेपी के वोटर हो गए, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते थे। वहाँ मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी के साथ बने हुए। वहाँ कास्ट को लेकर कभी चर्चा नहीं। ज्योति बसु ब्राह्मण थे, लेफ्ट के भले नेता थे, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन के वो खिलाफ थे। खासकर मंडल कमीशन को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। अब ये SC ST OBC को सोचना है कि वो बार बार बीजेपी में तो और भी मुश्किल हो जाएगी।
तो वहाँ बहुजन आंदोलन को लेकर बहुत बात नहीं, लेकिन ये दलितों के यहाँ खाना खाना, आदिवासियों के यहाँ खाना खाना, मुझे लगता है इनको बुला के खाना ये लोग कब खिलाएंगे, कब तक खाते रहेंगे, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है कि किस तरह से सोचिए कि मतलब नीतीश जी ने सरेंडर कर दिया है। वो बोल चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन किस तरह से बीजेपी, पिछली बार वो पाला बदल के बीजेपी में गए थे और बीजेपी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी। तो सोचिए जो बीजेपी अपने गठबंधन का नाम, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था अली अनवर का, तो उन्होंने कहा था कि वो हमें दवा भी देते, मरने की जिंदा रहने की दुआ भी करते हैं और मरने की दवा भी देते हैं। मतलब बीजेपी आपको दिखेगी कि दुआ कर रही है आपके लिए, लेकिन वो दवा जहर दे रही होती है। SC ST OBC के साथ वो दिखती है कि SC ST OBC के लिए काम कर रही है, लेकिन वो दरअसल आपको आपका अधिकार छीन रही होती है। और हरियाणा में 3 दिन में 40 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। आप समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनकी मौत हुई है और ये कितना खतरनाक है। और यूपी में एक पत्रकार का हाथ पैर तोड़ दिया गया, कौशलेंद्र नाम के पत्रकार हैं, उस यूपी में जहां योगी सरकार कह रहे थे, योगी सरकार जी को बड़ा दिक्कत हो रहा था कि किस तरह से वहाँ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी उस पर वो ट्वीट कर रहे थे। तो आप समझिए कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और बीजेपी की खासियत देखिए, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आरोपियों के पक्ष में खड़े थे। कठुआ, उन्नाव, हाथरस, बलिया, गैंगरेप, इन तमाम मामलों में बीजेपी के जो लोग हैं वो हमेशा पीड़ित के साथ नहीं, आरोपियों के साथ खड़े रहते हैं। ये एक बड़ा सबब है। और बिहार चुनाव को लेकर आप बात करेंगे तो नीतीश जी ने लगता है हार मान लिया है, सरेंडर कर दिया है। और अमित शाह के आने से लगता है कि अमित शाह ने भी हार मान लिया है। वो बंगाल में तो हैं, लेकिन बिहार चुनाव में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की। इसका मतलब है कि तेजस्वी जो है वो आ रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो लोग लगातार शेयर करें जिसमें उनकी पिटाई होने से बचने के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। कितने डरपोक हैं ये आप समझ सकते हैं अर्नब गोस्वामी। और एक और बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि किस तरह से लगातार इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को दबाया जाता है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है। चिराग पासवान को खड़ा करके नीतीश को सवर्ण वोट नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश चुनाव लड़ रहे हैं वहां वो चिराग पासवान को वोट कर रहे हैं। और चिराग पासवान सिर्फ जीतेंगे नहीं, तो ये शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लगभग बिहार में तय किया है कि वो RJD के साथ जाएंगे। और काफ़ी संख्या में RJD के साथ लोग जा रहे हैं ताकि फुल फ्लेज तेजस्वी यादव की सरकार बने। नीतीश जी ने सरेंडर कर दिया। आप सोचिए कि जो बीजेपी अपने गठबंधन के नेता के साथ छल कर सकता है, परपंच कर सकता है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ क्या क्या परपंच करता होगा। तो बीजेपी की राजनीति क्लियर है। बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सोचना है, बीजेपी जब सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म करती है, जातिवाद को कायम रखती है, वो रिलीजियस धर्म के आधार पर लोगों को पोलराइज करती है। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का काम है कि वो इस देश को अम्बेडकर संविधान के रास्ते पर चलाएं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ट्रंप को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है, आप सोचिए क्या भारत की मीडिया इस तरह से व्यवहार करेगी। ट्रंप जो हैं वो नड्डा कल कह रहे थे कि ट्रंप इसलिए चुनाव हार गए कि उन्होंने कोरोना मैनेज नहीं किया, और मोदी जी इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने 130 करोड़ लोगों को बचा लिया। अरे यही मोदी जी नमस्ते ट्रंप के चक्कर में तो कोरोना फैलाए हैं। अहमदाबाद में कोरोना के दौर में अमेरिका को बुला लिया, स्टेडियम में लाखों लोगों को घुसा दिया और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। आप सोचिए कितना बड़ा फेल्यूर है। वहाँ आज ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सोचिए ट्रंप के बारे में तो ताज्जुब होता है। मतलब उस झूठ बोल रहे थे, सारे चैनलों ने लाइव काट दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि हम चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। सोचिए राष्ट्रपति आप, और गड़बड़ी हो रहा है और आप नहीं रोक पा रहे हैं। और भारत में तो विपक्ष कहता है कि गड़बड़ी होता है तो भी लोग नहीं मानते हैं। तो सोचिए वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसके बाद भी गड़बड़ी की आशंका है। आपके यहाँ तो EVM से चुनाव होता है। अब सुनने में आ रहा है कि ट्रंप व्हाइट हाउस खाली नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वहाँ की सेना, वहाँ की पुलिस और वहाँ की जनता डेमोक्रेसी के लिए जान देती है। वहाँ की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत है। और ट्रंप जैसे आदमी को उन्होंने 4 साल में ही इनका इग्नोर कर दिया है। और सबसे ज़्यादा नमस्ते ट्रंप की वजह से भारत में कोरोना फैला, ये साफ है। क्या भारत की मीडिया इस तरह से सवाल पूछ सकती है?
एक आरटीआई पर खबर आई है, प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट को लेकर आरटीआई डाला गया था। सरकार कॉलेज कह रही थी बार बार कि ये निजी फैसला है, इससे जानकारी नहीं दे सकते। सोचिए कांग्रेस आरटीआई लेके आई थी, किस तरह से इन लोगों ने बदनाम किया और कांग्रेस की सरकार चली गई। सीएजी विनोद राय याद है, बीके सिंह आर्मी चीफ याद है, ये सब आज बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। किरण बेदी, उस सरकार को बदनाम किया गया और आज आरटीआई की क्या हालत है। प्रधानमंत्री आखिर डिग्री क्यों नहीं छुपाना चाहते हैं, वो डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है बिहार की जनता के नाम। मैं बिहारी हूँ, इस नाते से उनसे पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि बिहार के लोगों ने रोजगार को मुद्दा बनाया है। अरे मोदी जी, आप तो एक भी भाषण में रोजगार नहीं बोल रहे हैं। आप तो सिर्फ बोल रहे हैं भारत माता की जय नहीं बोलने दिया जाएगा। आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं आतंकवादी आ जाएगा बिहार में। आपके गृह राज्य मंत्री बोल रहे हैं भारत माता की जय पाकिस्तान में बोलेंगे क्या। तो आपने कब रोजगार की बात की है। लेकिन बिहार के लोग ने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। हिंदू मुस्लिम पर न बटकर रोजगार के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और बीजेपी यहाँ बैकफुट पर दिख रही है। लेकिन यहाँ इस देश की मीडिया अभी भी लगातार कोशिश हो रहा है कि वो किसी भी तरह से थर्ड फेज में चुनाव होना है। पूरा सीमांचल का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ कोशिश हो रही है लगातार कि किसी भी कीमत पर इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ये करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि उस बिहार में 7-7 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जिस बिहार में लोग भूखे, लाचार, बेबस और पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे थे। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि किस तरह से लोगों को गरीबी, लाचारी, बेबसी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और अब जब चुनाव हो रहा है तो वो किस तरह से 60-60, 40-40, 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सब सवाल जो है ये इस देश के लोगों से पूछना चाहिए। इस देश के लोगों को सत्ता से पूछना चाहिए, चाहे सत्ता में जो भी हो। तो चाहे वो अर्नब के साथ आज प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो सभी को परेशानी हो रही। तब आप लोग कहाँ थे जब वहाँ हाथरस में पीड़ित परिवार को आरोपी बता रहा था। रिया चक्रवर्ती की कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया गया था, बलात्कारियों को रिहा करो। तो इस तरह से अर्नब गोस्वामी को लेकर भी लगातार गुस्सा है। लेकिन बिहार चुनाव से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं फंसते हुए आ रहे हैं। और जो कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का, महाराष्ट्र में गृह मंत्री शरद पवार का है। तो ये कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था जो आज की है। और सोचिए कि किस तरह से मोदी के जो सबसे करीबी दोस्त हैं ट्रंप, वो चुनाव हार रहे हैं और वो किस तरह से पागलपन कर रहे हैं। उनको एकदम बिल्कुल संविधान पर भरोसा नहीं है और लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव हार भी गए तो वो नहीं निकल से व्हाइट हाउस से निकलेंगे। वही जे बाइडेन की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि वो जल्द ही उनको राष्ट्रपति डिक्लेयर किया जाएगा। इतिहास में हमेशा 2 और 4 नहीं थे। नतीजा नेताजी की सेना यूरोप में हिटलर के लिए भी लड़ी थी। तो ये सब चीज़ें चल रही है। और अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब के वकील हरीश साल्वे की दलील, अर्नब को जमानत पर रिहा किए जाने में क्या नुकसान है। समस्या यह नहीं हो सकता कि वह टीवी चैनल पर वापस जाएगा और चिल्लाएगा और परमवीर सिंह के खिलाफ आरोप लगाएगा। वह निश्चित रूप से होगा, पर अर्नब स्वामी को हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकता। तो सोचिए अर्नब गोस्वामी को लेकर कितने बड़े बड़े वकील हैं। और अंत तक जे बाइडेन ने जॉर्जिया में भी बढ़त बना ली है। वैसे हमारी खुशी की वजह कमला हैरिस हैं। तो कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं, जो वहाँ उपराष्ट्रपति पद की कैंडिडेट हैं। और लगातार जे बाइडेन का लगभग साफ हो गया। सोचिए वहाँ चुनाव होता है, उससे ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति रहते 20,000 बार झूठ बोले ट्रंप, परिणाम स्वरूप ट्रंप की अपने घर में करारी हार। तो वो अपने ही घर में हार गए हैं। ट्रंप अपना स्टेट भी गंवा रहे हैं। जॉर्जिया जो कि उनका गृह स्टेट है उसमें भी ट्रंप जो है वो हार रहे हैं। तो अमेरिका के लोगों ने 4 साल में ही इनको खेल से बाहर कर दिया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन झूठ को लेकर जिस तरह से मीडिया ने उनका लाइव टेलीकास्ट काटा है, भारत की मीडिया से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की आंख में आकर कर बात करेगा। इसलिए जितेंद्र जी ने एक शानदार पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पढ़ के सुनाऊँ कि किस तरह से मोदी जो हैं वो लगातार लोगों को मिसगाइड करते हैं। मोदी जो है वो लगातार कभी मीडिया से नहीं आता। सुनिए, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से लाख गुना बेहतर है।
नीतीश कुमार ने जहां बिहार जैसे राज्य में सड़क, पुल निर्माण और बिजली के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके आधारभूत संरचना को मजबूत किया, वहीं नरेंद्र मोदी ने भारत की दौड़ती अर्थव्यवस्था को अपनी लूट नीति से ध्वस्त कर दिया है। साथ ही नरेंद्र मोदी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को भी मटियामिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन बिहार की अगरी जातियाँ मतलब सवर्ण जो है कि लोग इस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को जमकर गालियाँ दे रहे हैं और जदयू के उम्मीदवार को हराने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ रहे हैं। वही तथ्य और सत्य से परे बातें करके भी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कसीदे काट रहे हैं और भाजपा एवं लोजपा के उम्मीदवारों को जिताने में भी चुटिया किए हुए हैं, जबकि भाजपा का लोजपा के साथ कोई घोषित चुनावी गठबंधन भी नहीं है। तो सोचना चाहिए बहुजन समाज को और खासकर ओबीसी के लोग को कि जिस बीजेपी जिस नीतीश कुमार का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा और किस तरह से वो आपके ही लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। तो ये बिहार की जनता लगभग समझ गई है और शायद इसी का नतीजा है कि तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। एक सबसे शर्मनाक खबर आई है, दलित बेटी की परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाई तो दबंग जाति की लड़कियों ने की पिटाई। ये मुजफ्फरनगर की खबर है। एक दलित बेटी जो है वो ज़्यादा नंबर ले आई तो सवर्ण लड़कियों ने, जो अपर कास्ट की लड़कियां हैं, जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां, माफ़ कीजिएगा आप कोई कास्ट अपर और लोअर नहीं होता है, जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां उन्होंने उस पर हमला कर दिया है। तो इस तरह के जातिवाद हैं इस देश में, कुछ नहीं कर सकते हैं। और गुजरात में ये तस्वीर उस मासूम की है, इनका नाम है, शेड्यूल कास्ट से थे, परमार समाज से थे और जिस तरह से गुजरात में लगातार लॉकडाउन हुआ, उसके बाद लॉकडाउन खोला गया, जैसी वहाँ फैक्ट्रियाँ खुलती हैं लगातार मरते हैं लोग। और हितेश परमार 15 साल 12 मजदूरों की केमिकल फैक्ट्री में मौत हो गई। गुजरात मॉडल है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हरियाणा में शराब पीने से हो या गुजरात में फैक्ट्री में हो। और अंत में एक दिन बाद ही सही, मैं भारत के सबसे बड़े भाषा शास्त्री और भाषा के आधार पर इतिहास का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो सासाराम के रहने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, उनको नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से बधाई। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इन तमाम खबरों पर। इसमें मसाला नहीं है, टीवी वाला फील नहीं आएगा, लेकिन ये वो खबरें हैं, ये वो विश्लेषण है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, रोज़गार, दवाई से जुड़ा हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अगर आपको ये खबरें ठीक लग रही तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।